जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल संतोष राज मौजी पर। आज हमें लेकर आ गए हैं क्लास 10th का यानी कि सेंटअप क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जाइएगा एग्जाम में और सिर्फ छाप कर चलाइएगा। जी हाँ, तो छाप कर चलाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्टकट में हम आप लोग को टोटल क्वेश्चन करा देंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर ठीक इसी प्रकार से आप लोग सभी सब्जेक्ट को एग्जाम यानी सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जी हाँ, तो ओरिजिनल मिलेगा, ए टू जेड टकराएगा। आपको किसी भी चैनल पर आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल पर आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। जी हाँ, तो ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो हम बताने जा रहा हूँ यानी कि ये जो है साइंस सब्जेक्ट का सेंटअप का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग फटाफट कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए यह खंड ब है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स या लघुत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, तो लघुत्तरीय प्रश्न है। ए टू डैश हम प्रश्न बताएंगे, जितना प्रश्न पूछा गया हम उतना ही बताएंगे, शेष आगे आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है। लघुत्तरीय का पहला प्रश्न देखिए, कहता सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहता? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक किरण आरेख खींचे। क्या कहता? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक किरण आरेख खींचे। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखिए, कहता सरल सूक्ष्मदर्शी। सुनिए दोस्तों, क्या कहता है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? पहले कहता है इसका डेफिनेशन देने के लिए, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है इसका परिभाषा देने के लिए, फिर कहता है एक किरण आरेख खींचने के लिए। तो चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी एक निश्चित दूरी पर स्थित दो उत्तल लेंसों के संयोजन से बनता है। क्या कहता? एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो एक निश्चित दूरी पर स्थित दो उत्तल लेंसों के संयोजन से बनता यानी कि बना होता है। पदार्थ की तरफ लगे लेंस को अभिदृश्य, क्या कहता? अभिदृश्य, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्ट माने कि लेंस, और आंख के पास लगे लेंस को अभिनेत्र लेंस, जिसको आई लेंस कहते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी का दृष्टि, क्या कहता? ऐसे सूक्ष्मदर्शी का दृष्टि क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ व्यू सीमित होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जी हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे सूक्ष्मदर्शी क्या है और एक किरण आरेख खींचने के लिए कहता है। चलिए दोस्तों आप लोग किरण आरेख खींच लीजिएगा, यहाँ तक हम आप लोग समझा दिए। देखिए दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर समाप्त हो गया। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। क्या कहता है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। इसका पाथी पूछ रहा, डिफिनेशन पूछ रहा नवीकरणीय ऊर्जा का, और कहता कोई 2 उदाहरण देने के लिए बोलता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है। देखिए हम किस तरह क्वेश्चन सजा कर लेकर आए, इसी तरह आपको भी सजाना है। चलिए दोस्तों देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखकर डैश मारना है। क्या करना है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखकर डैश मारना है और तब आपको डिफिनेशन देना है। देखिए ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म और समाप्त नहीं होते हैं। क्या कहता? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म और समाप्त नहीं होते हैं तथा जिनके एक बार उपयोग करने के बाद क्या कहता? पुनः से उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। समझ गए हैं दोस्तों? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ना ही समाप्त होते हैं, और जिनको एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः जो है उपयोग में लाया जा सकता है, दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसका 2 उदाहरण देखिए, इसका 2 उदाहरण निम्नलिखित है। क्या है? 2 उदाहरण निम्नलिखित है। नंबर 1 है सौर ऊर्जा, नंबर 2 है पवन ऊर्जा इत्यादि। आप लोग को पता है सौर ऊर्जा ना ही कभी खत्म होगा और ना ही कभी समाप्त होगा। इसको हम एक बार की अनेक बार हम इसको ऊर्जा में यानी कि क्या करते हैं? प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। पवन ऊर्जा भी हवा का ऊर्जा, जो हवा से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ, तो पवन को ही हवा बोलते हैं। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार के मन में सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, कमेंट करके। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 3 नंबर देखिए, सभी क्वेश्चन ओरिजिनल है, यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग छाप लीजिए कॉपी कलम निकाल के। देखिए कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त है? क्या कहता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नहीं, देखिए इसका आंसर कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, क्या कहता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह शर्त है कि प्रकाश की
किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तन के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। समझ गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या शर्त है, समझ गए हैं आप लोग, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए कहता पूर्ण आंतरिक, क्या कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह शर्त है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तन के माध्यम से कम अपवर्तन के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ कराएंगे। इसके लिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा फिर क्या कीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाकर सबको मुंह टुकुर टुकुर ताकिएगा। ऐसा नहीं करना है, मेरे रहते हुए आप लोग को नहीं ऐसा करना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या कहता किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरे के बीच विद्युत वाहक, क्या कहता विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए इसका डेफिनेशन। चलिए एक बार और फिर से दोहरा देते हैं। देखिए कहता है किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक, क्या कहता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया जाता है। समझिए इसका फैराडे का नियम है। ये पराया माना जाता है कि फैराडे ने ही 1831 में, क्या कहता 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। समझिए दोस्तों 1831 में क्या हुआ था, यानी कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसने खोज की थी, फैराडे ने खोज की थी। फैराडे का प्रेरण का नियम ये है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन तक भी पहुंच सके ये सब क्वेश्चन, और वो भी आसानी से अपना एग्जाम में, सेंटर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। जो एग्जाम में पास नहीं होंगे उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ये भी आपको लोग साफ साफ सुन लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब दीर्घउत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घउत्तरीय प्रश्न, चलिए देख लेते हैं दीर्घउत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए 10 नंबर है, आप लोग नंबर भी देख लीजिए, जो नंबर यहाँ है वही नंबर आपको एग्जाम हॉल में भी रहेगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इंद्रधनुष क्या होता है। क्या कहता है इंद्रधनुष क्या होता है, इसकी निर्माण कैसे होता है, चित्र के सहित समझाइए। क्या कहता है चित्र के सहित समझाने के लिए कहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर चित्र देखेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर देखिए क्या कहता है। इसका आंसर है कहता वर्षा अथवा, क्या कहता वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरण के विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणों वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परिवर्तित होने के कारण, क्या कहता परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा, क्या कहता इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठे यानी कि पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, फिजिक्स का खत्म हो गया। क्या हुआ, फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चलेंगे केमिस्ट्री माने कि रसायन शास्त्र में। फिजिक्स का क्या हुआ, फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चलिए रसायन शास्त्र, जितना फिजिक्स में पूछा जाएगा सारा मैं बता दिया हूँ। आप लोग कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिए। 100% आप लोग जाकर छाप कराइएगा। 100 में 10% 10 मारिएगा, 100 मार्क कराइएगा। देखिए रसायन शास्त्र है, क्या है रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। लास्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। देखिए क्या कहता है 11 नंबर, कहता आधुनिक अपवर्तन नियम क्या है। क्या कहता आधुनिक अपवर्तन नियम क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है आधुनिक अपवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्तित फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु दरमियान के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति एक नियम क्रम में होती रहती है। ये हो गया आधुनिक अपवर्तन का नियम। समझ गए दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए अगला बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, जो हम सॉरी दोस्तों अभी तक तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन हम कल से या परसों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराना स्टार्ट कर देंगे।
फिलहाल आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। सेंटअप एग्जाम जो है उसको मन लगा कर लिखिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। जी हाँ, तो अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, आपको 100% नंबर में दिलाऊंगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों लघुत्तरीय है। देखिए 12 नंबर क्या कहता देखिए कहता प्लास्टर, क्या कहता है, प्लास्टर का पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं एक छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें तथा इसे बनने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल, क्या कहता है, अस्पताल में उपयोग बताएं, अस्पताल में उपयोग बताएं। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। देखिए कहता है प्लास्टर का पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं छिद्र ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक को जिप्सम कहा जाता है। क्या कहता है, जिप्सम कहा जाता है। चलिए इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक सूत्र आप लोग जाइएगा आंख बंद करके छाप कर चला जाए, कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे रहते हुए। चलिए देख लीजिए रासायनिक सूत्र क्या कहता है, CaSO4 1/2 H2O तो प्लस 1 यानी कि इसको बोलते हैं हाफ, क्या बोलते हैं, हाफ H2O इक्वल टू यानी कि बराबर, इसको तीर के निशान ले लेते हैं यानी कि बराबर मानते हैं। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है जल है और ये क्या है, चिप्सम, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल मिलकर क्या बना, चिप्सम बना। आप लोग समझ गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल ये दोनों मिलकर क्या बना, चिप्सम बना। आप लोग समझ गए। चलिए देख लेते हैं। देखिए आप लोग को हम एक एक पॉइंट को लिखाएंगे, एक एक कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए त्वचा, क्या कहता है, त्वचा के ऊपर बैंडेज के साथ लेपित किया जाता है। क्या कहता है, लेपित किया जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए त्वचा के ऊपर बैंडेज के साथ लेपित किया जाता है। आप लोग समझ गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ जाता है, अस्पताल में, यानी जो टूटा हुआ हड्डी रहता है ना उसको जोड़ने के लिए त्वचा के ऊपर बैंडेज के साथ लेपित किया जाता है। जी हाँ, तो लेपित किया जाता है, समझ गए होंगे अस्पताल में कहाँ उपयोग होता है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप लोग को सारा क्वेश्चन के आंसर देंगे, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। देखिए कहता है निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए। चलिए देख लेते हैं। कहता है नाइट्रोजन, क्या कहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोजक करके अमोनिया बनता है। क्या कहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजक करके अमोनिया बनता है। चलिए देख लेते हैं। N2 क्या कहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजक करके अमोनिया बनता है। देखिए इसको फार्मूला में समझा दिए। N2 क्या है, N2 इसको क्या कहते हैं, G सूचित करते हैं, यानी कि 3 यानी कि 3H2 बराबर मिलकर क्या बना, अमोनिया बनता है, 2NH3 यानी कि अमोनिया। चलिए अब देखिए इसको समझाते हैं। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, कहता पोटेशियम, क्या कहता है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए कैसे, 2K प्लस 2H2O तब क्या बनता है, 2KOH प्लस H2। आप लोग को फार्मूला बोल रहा है लिखने के लिए। जी हाँ, तो रासायनिक सूत्र कहता है लिखने के, समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए समीकरण के रूप में कहता है लिखने के लिए। समीकरण 2 हो गया। कितना पूछा गया है, 2 ही पूछा गया, 2 ही था। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में बने रहे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपका टोटल आंसर का जवाब यहाँ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आपको खोजने को कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाएं। क्या कहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाएं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया को पहले हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। देखिए कहता वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी श्वेत रंग से, क्या कहता है, श्वेत रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ए हो गया इसका फॉर्मूला, रासायनिक Na2SO4 प्लस BaC क्या कहता है, BaC12 तब है इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl यानी कि 2NaC1। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या कहता है, अवक्षेपण निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप चलिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, यानी कि रासायनिक विज्ञान का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी कि केमिस्ट्री का।
देखिए 19 नंबर कहता है, 19 नंबर प्रश्न, जो प्रश्न यहाँ वही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में रहेगा। कहता है 19 नंबर, निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दें। क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया की परिभाषा दें। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 है संकलन अभिक्रिया कहता परिभाषा देने के लिए। नंबर 2 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहता परिभाषा देने के लिए। नंबर 3 है एस्टीकरण अभिक्रिया कहता परिभाषा देने के लिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला देते हैं परिभाषा। देखिए पहला है संकलन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों संकलन अभिक्रिया लिखकर आपको डैश मारना है। देखिए वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं संकलन अभिक्रिया उन्हीं रासायनिक यौगिक तथा सीमित होती है जिनमें एकल आबंधन के बजाय बहुबंध होता है। समझ गए होंगे एकल अभिक्रिया का परिभाषा। अब चलिए अब अगला देखते कहता प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्या कहता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको आप जैसे देखिए डैश मारे वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है ताकि नंबर आपको कटे ना। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं अगला है। देखिए जितना दीर्घोत्तरीय है सब दीर्घोत्तरीय हम बताएंगे, जितना क्वेश्चन है सब बताएंगे। देखिए एस्टीकरण क्या कहता है, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया लिखकर आपको डैश मारना है, तब उसमें डिफिनेशन देना है जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसी एल्कोहल को एक कार्बनिक कहता है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करके एस्टर प्राप्त किया जाता है, एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब बायोलॉजी में हम घुस गए हैं। देखिए साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हम तीनों को करा देते हैं। देखिए कहता है जीव विज्ञान बायोलॉजी। देखिए दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं और आप लोग को इतना हेल्प करता हूं एग्जाम में, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको सेंटअप क्वेश्चन का यानी कि सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग को कहीं खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, निठास बिंदास एग्जाम दीजिए, छाप कर आइए। देखिए कहता जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न 21 नंबर। देखिए कहता आणविक जाति वृत्ति की परिभाषा दे। देखिए 21 नंबर है लघुत्तरीय का। जी हाँ, तो भले ही कितना भी बोले आप लोग, जितना हम बताते हैं उतना ही दीजिएगा जवाब, ठीक है दोस्तों। आणविक जाति वृत्ति की परिभाषा दे। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए परिभाषा आप लोग को एक क्वेश्चन समझाएंगे। आणविक जाति वृत्ति, देखिए आणविक जाति वृत्ति की वह शाखा है जो किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण करती है। इन विश्लेषणों के आधार पर उन क्रियाओं यानी कि प्रक्रियाओं को निर्धारित करने संभव है जिनके द्वारा प्रजातियों के बीच विविधता उत्पन्न हुई है। समझ गए दोस्तों आणविक जाति वृत्ति की परिभाषा। आप लोग जाइएगा छाप कर चलाइएगा, 100% आपको टकराएगा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ट्रू बाय ट्रू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रू बाय ट्रू। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए 22 नंबर कहता है जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जैविक आवर्धन का आपका कहता है डिफिनेशन देने के लिए परिभाषा। चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा। कहता है विभिन्न साधनों, क्या कहता है विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में संग्रहित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। समझ गए दोस्तों। कहता है इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। समझ गए दोस्तों। अब चलिए देखिए जो क्वेश्चन हम यहाँ जैसे जैसे देते हैं वैसे वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी रहेगा। आप लोग छाप कर सीधे चलाइएगा, नोट बना लीजिएगा, वो नोट लेकर जाइएगा और छाप कर आइएगा। देखिए दोस्तों कहता है डायलिसिस, क्या कहता है डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। चलिए दोस्तों उत्तर देख लेते हैं। कहता है कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति न होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों के उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि डायलिसिस कहलाता है। आप लोग समझ गए डायलिसिस सिद्धांत क्या है। आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हम जो है ना पूरा सटीक परिभाषा देते हैं। जी हाँ, तो सटीक परिभाषा देते हैं, इसके लिए आप लोग को याद करने में बन जाता है। आप लोग को याद ही आधा से बेसी हो गया होगा। देखिए आप देख लेते हैं
अच्छा टीचर का मतलब ही है सटीक परिभाषा देना है। घुमा फिरा कर किताबी भाषा में अगर परिभाषा दीजिएगा तो बच्चा क्या करेगा, कन्फ्यूजन रह जाएगा। इसके लिए हम किताबी भाषा में ना देकर अपना जो है ठेठी भाषा में, जिसको कहते हैं घर चल के बोल भाषा में, हम इसको देते हैं परिभाषा। देखिए क्या कहता है, वन संरक्षण हेतु कौन से काम आवश्यक है, यानी कि वन का संरक्षण करने के लिए कौन सा कदम लेना चाहिए। चलिए देख लीजिए उसका उत्तर। कहता वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है। देखिए पहला नंबर है पेड़ों का विनियमित एवं योजनाबद्ध कटाई करके। देखिए पेड़ों को क्या करेंगे, योजनाबद्ध कटाई करेंगे। तो कहता पुनर्रोपण एवं वनीकरण करके, पुनः रोपना पड़ेगा, क्या करेगा, पुनः रोपना पड़ेगा और वनीकरण करना पड़ेगा। क्या कहता है, वनीकरण। मानवों के विस्तार एवं कृषि के लिए जंगल निकासीकरण पर काबू पाकर क्या करेंगे, काबू पा करके। समझ गए होंगे। अब देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसे संपन्न होती है समझाएं। क्या कहता है, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसे संपन्न होती है समझाएं। आप देखिए इसको समझाना पड़ेगा। देखिए इसको शॉर्ट में समझा देते हैं आप लोग के लिए, हम जो है शॉर्ट में समझाते हैं। चलिए देखिए हम जो है जितना भी डिफिनेशन देंगे आपको व्यक्तिगत यानी कि बोलचाल के भाषा में रहेगा। देखिए जब व्यक्ति अपने अंदर जल ग्रहण करता है, क्या कहता है, जब व्यक्ति अपने अंदर जल ग्रहण करता है तो यह अमाशय से होते हुए वृक्क में पहुंचती है। क्या कहता है, जब व्यक्ति जो जल ग्रहण यानी कि पानी पीते हैं तो क्या करता है, वह अपने अमाशय से होते हुए वृक्क में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है, वृक्क में। और उसके बाद मूत्र मार्ग में प्रवेश करती है। उस जहाँ से हम पेशाब करते हैं उस मार्ग में, जिस पेशाब के रास्ता होता है उसमें क्या होता है, प्रवेश करती है, जिससे फल स्वरूप व्यक्ति को मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका फल स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति को मूत्र, जिसको हम पेशाब बोलते हैं, त्यागने के, उसको क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यानी कि टोटल हम करा दिए हैं, क्या था, टोटल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए हम आप लोग के लिए कितना मेहनत करता हूं, आप लोग के लिए मैं सेंटअप का क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया हूं, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि सपोर्ट कीजिए, मेरा मनोबल बनल रहेगा, आगे इसी तरह का आपको लोग को वीडियो मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों खैर कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, मेरा फर्ज है, वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेगा। जी हाँ, तो आप लोग का फर्ज बनता है कम से कम कि सर इतना तो करते हैं मेरे लिए, हम कम से कम तो सब्सक्राइब कर दे। प्लीज सब्सक्राइब करने में 1 भी रुपया नहीं करता है। देखिए हम आप लोग को फ्री क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा हूँ, आप लोग कहीं भी जाकर देखिए, आपको क्वेश्चन के लिए रुपया मांगा जाएगा। सेंटअप क्वेश्चन के लिए 499, 599, 399 मैं आपको फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। दोस्तों सब्जेक्टिव हो गया, आप चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोग छाप लीजिए। ऑब्जेक्टिव देखिए यह है ऑब्जेक्टिव है, 1 का सी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का सी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का ए, 8 का ए। देखिए 9 का बी, 10 का नहीं है, 10 का 11 का डी, 12 का ए, 13 का डी, 13 का डी, 14 का ए, 14 का ए। चलिए आप 15 नंबर देखते हैं। देखिए टोटल हम कराएंगे 15 का ए, 16 का ए, 17 का बी, 18 का बी, 19 का ए, 20 का बी, 21 का ए, 22 का सी, 22 का सी। टोटल क्वेश्चन 22 का सी। अब देखिए 23 का डी, 24 का बी, 25 का ए, 25 का ए। अब चलिए 25 का हो गया। अब 26 का देखते हैं। 26 का देखिए 26 का सी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का ए, 30 का सी, 31 का सी, 32 का डी, 32 का डी। अब 32 33 चलेंगे। 33 का डी, 34 का ए, 35 का ए, 36 का सी, 37 का सी, 38 का ए, 39 का सी, 39 का सी। टोटल क्वेश्चन कराएंगे 40 का ए, 41 का ए, 42 का बी, 43 का बी, 44 का बी, 45 का बी, 46 का बी, 47 का डी, 47 का डी, 48 का बी, 49 का बी, 50 का सी, 50 का सी, 50 का सी। हम देखिए
51 के सी, 52 के डी, 53 के बी, 54 के ए, 55 के बी, 56 के ए, 57 के सी, 58 के डी, 59 के बी। 60 के ए, 61 के ए, 62 के सी, 63 के ए, 64 के बी, 65 के सी, 66 के सी, 67 के डी। अड़सठ के डी, 69 के ए, 70 के बी एंड सी, 71 के बी, 72 के सी, 73 के ए, 74 के ए, 75 के डी। देखिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 40 ही रखना, लेकिन हम 80 में 80 करा दे हैं। 76 के बी, 77 के बी, 78 के डी, 79 के डी, 80 के सी। तो देखिए लिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं। अगर आप लोग को मन में किसी प्रकार की मन में सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को इसी तरह से मैं क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा, सेंटअप का हर एक सब्जेक्ट को अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों कल तक में, यानी कि आपको टोटल सब्जेक्ट को मिल जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा होगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग को हर एक सब्जेक्ट यहाँ सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी यानी कि सब्सक्राइबर बढ़े। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले दिन से देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।